देख रहा हूँ, जैसे आएगा मैं तुरंत कंफर्म करूंगा। हाँ देखो आ गया क्या? पानी वो लाइव कर दिया? हाँ अच्छा अब गो लाइव है। चलिए आप शुरू कर लीजिए वो। नहीं आना चाहिए ना, लेकिन जय महादेव देवघरिया समाज और बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना देवघर फाउंडेशन। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से जो विषय आपने चुना है ये देवघर की समग्र चिंता का एक प्रकटीकरण है कि देवघर की प्रतिभा को उनका अपेक्षित मुकाम क्यों नहीं मिलता। पिछले 20-25 सालों से देवघर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी दिल्ली, पटना, कलकत्ता और कई जगह अपना भाग्य आजमाने और अपनी मेहनत करने जाते हैं और उसमें से कई सफल भी होते हैं। लेकिन जिन सफलताओं की हमें उम्मीद है, जो कि समाज का एक मानक है कि वो भारतीय सेवा में आए, उसमें थोड़ी जरूर कमी है। हमारी संख्या के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से उसमें कमी है। यह चिंता देवघर फाउंडेशन ने की है और मैं इसे सहमत हूँ। ये एक तरह का प्रयास होगा अगर हम इस समस्या को समझें, हम ये पता लगाने का प्रयास करें कि हमारी कमियां की हैं क्या हैं, हम ये पता लगाने का प्रयास करें कि हम इसमें कैसे कुछ कर सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज आगे आ रही है इसमें मदद देने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देने वाला है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि देवघर हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सचेत रहा है। आज से 100 साल 150 साल पहले भी यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कैथी, इन सब लिपियों में और अरबिक लिपियों में हमारे देवघर के लोग कई सिद्धहस्त थे। कई इसमें से बहुत आगे भी गए। इसका मतलब ये है कि देवघर शिक्षा के बारे में कभी उपेक्षा नहीं रखता था। अगर आप कुछ नामों के बारे में बात करें तो मैं समझता हूं कि ऐसे कई हस्ताक्षर हैं जो उस जमाने में भी देवघर का नाम रोशन कर रहे थे। एक नाम तो मेरे प्रपितामह का है, श्री गोविंद प्रसाद खवाड़े जी का, जो उस जमाने में मैट्रिकुलेशन करने गए। मैं समझ सकता हूं कि कलकत्ता जाके मैट्रिक करना उस समय कितनी बड़ी बात रही होगी। और आप देखेंगे कि पहला ग्रेजुएट अनंत बाबू हुए, पहले MP रामराज अजवाड़े जी हुए, और देवघर को जिन दो नामों की वजह से जाना जाता है वो भगवतानंद झा और श्री विनोदानंद झा जी हैं। ये देवघर के ही हैं। और इसका मतलब यह है कि उस जमाने में भी जब हमारा अधिकांश घरों का पेशा पंडावृत्ति था, वहां भी अपने बच्चों को लोक शिक्षा देने के बारे में हमेशा सचेत रहते थे। कुछ इसका मैं समझता हूँ कारण यह भी रहा होगा कि हम लोग मिथिला से यहाँ आए थे। मिथिला में शिक्षा और संस्कृति की एक बड़ी लंबी दीर्घ परंपरा रही है और यहाँ आके भी हम उस संस्कार से पीछे नहीं होते थे। मिथिला से भी पहले मेरे अनुमान से बहुत सारे लोग मिथिला में महाराष्ट्र से आए थे और इस तरह से विभिन्न संस्कृतियों का समागम हमारे अंदर था और वो आगे भी बढ़ता गया। देवघर बंगाल का हिस्सा बहुत दिनों रहा है और बंगाल में बहुत लंबे समय तक देश की राजधानी भी रही है और इस कदर शिक्षा और दूसरी तरह की जो सुविधाएं हैं वो बंगाल में पनप भी है। लोगों को उससे मैं समझता हूँ संपर्क हुआ है और इसलिए भी देवघर में शिक्षा एक मैं समझता हूँ कि बहुत पहली पसंद ज्यादातर लोगों की रही है। कई ऐसे नाम है जिनका स्मरण हमें करना चाहिए जो कि देवघर की विभूतियां हैं। प्रकाशानंद जी हों, भगवतानंद जी हों, अभय चतुर्जी साहब हो, नौटी बाबू हो, शेखर चटर्जी हों, बुद्धि शंकर झा सरेवार जी हों, पंडित बिंदुसर झा उत्साह जी हों, हरगोविंद दालमिया जी हों, जयेंद्र नारायण खवाड़े जी हों, शिवराम झा जी हों, महेश्वर बाबू और उनके पूरे परिवार, बम बम बाबा, चंद्रदत्त द्वारी, कमला दत्त द्वारी, मंदराज बाबू, फेंकू बाबू, रामराज अजवाड़े, विनोदानंद झा, मुचकुंद दुबे, झलकू बाबू, पहले इंजीनियर आदित्य नारायण झा जी, चैतन्य अजवाड़े, पंडित राजहंस, पहले डॉक्टर एक तरह से जगन्नाथ नरौने, नागेश्वर प्रसाद झा, चंडी चरण द्वारी, हृदय नारायण ठाकुर, सूरनाथ झा, सोमनाथ झा, त्रिगुणानंद खवाड़े, शंभुनाथ बलियासे, नरसिंह पंडित, नथमल सिंघानिया, शर्फीलाल कसेरा, भोला बाबू, बर्मन बाबू, प्रणय सिन्हा, विनय बाबू, हनुमान सेठ, काशी सेठ, राजेंद्र मिश्रा, आर मित्रा के संस्थापक,
हलीम साहब, डोमन साहब, समीर, ऐसे कई नाम हैं जिनकी श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं उन्हें गिना भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आज आवश्यक है कि ऐसे नामों को हमारे विद्यार्थियों के बीच, हमारे युवा वर्गों के बीच निश्चित रूप से लाए जाने चाहिए। इनमें से कई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे गए। अभी हम लोगों के समय में भी ऐसे विद्यार्थी पढ़े, ज्यादातर विपत्ति से पढ़े। मैं जानता हूं मेरे ही गांव के श्री श्याम नारायण द्वारी जी, जो बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई कर इंजीनियर बने। मेरे अपने परिवार में कुलदीप खबाड़े जी, जो कि देवघर की ही पूरी शिक्षा व्यवस्था से पढ़े, पूरी स्कूलिंग देवघर की, बाद में पटना गए और IFS में उन्होंने शामिल किया। नित्यानंद जी को आप सभी कोई जानते हैं कि किस मुश्किल से नित्यानंद ने पढ़ाया। ऐसे कई लोग जिन्होंने मुश्किलों में और संघर्षों में पढ़ा है। आज के विद्यार्थियों को ऐसे संघर्ष तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप की स्थिति अब उतनी खराब नहीं है जितनी आज से 30 साल पहले खराब थी। मैं भी एक उदाहरण अपने आप को देखता हूं, लेकिन मेरे जीवन में संघर्ष से ज्यादा भाग्य का साथ रहा। मुझे 3 P ने साथ दिया, वो सभी को मिलता नहीं। पहला P मैं समझता हूँ पांडे जी हैं, जो गुरुजी थे मेरे, जिन्होंने मुझे उस समय सिखाया जब मैं 8-9 साल का था। तब से उन्होंने मुझे शिक्षा देना शुरू किया। दूसरा P मेरा पैरट था, मेरा तोता था, जिसकी वजह से मैं झौसागढ़ी पुंसिया से आ पाया, अन्यथा में अनुमति नहीं मिलती, वही रोज मुझे छोड़ता था। और तीसरा P पंचानन पड़वे जी है, जिसकी वजह से मैं पटना आया, अन्यथा मुझे पटना आने की भी अनुमति नहीं मिलती और मेरी आगे की शिक्षा रुक जाती। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि देवघर में पढ़ाई का एक माहौल रहा है, लेकिन आज देवघर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? मेरी समझ में इसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक है। हमने देखा कि पिछले 4-5 दशकों में पढ़ाई के प्रति, विद्वता के प्रति, शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति हमारा सम्मान कम हुआ है। हमारा सम्मान बढ़ा है बाहुबल के प्रति, हमारा सम्मान बढ़ा है पैसे वालों के प्रति। तो अगर हम एक समाज के रूप में ऐसे तत्वों को सम्मानित करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वही आदर्श होगा। शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैंने देखा कि हमारे ही देवघर में पंकज जी, कनकने जी, दुर्गा प्रसाद खबाड़े जी, दुर्गेश जी, स्वयं भगवतानंद जी, इन लोगों की बहुत अधिक इन लोगों का आदर नहीं हुआ उनके समय में। उनको उपेक्षा का मैं समझता हूँ शिकार होना पड़ा। लेकिन उसके दूसरी ओर जिनके पास देवघर समाज को दिशा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास देवघर समाज को पैसे का आकर्षण दिखाने के लिए बहुत कुछ था, हम उनकी ओर आकर्षित हुए। विद्यार्थियों में मैंने देखा, मेरे हम उम्र विद्यार्थियों में भी उस विद्यार्थियों की ही प्रशंसा और प्रतिभा का लोग लोहा मानते थे जो पार्ट टाइम कमा लेते थे। यहाँ तक कि शिवगंगा पर बैठकर अगर रोजगारी के द्वारा भी वो कमा लेते थे सावन के महीने में, तो उन्हें ज्यादा उपयोगी और अच्छा माना जाता था। और इस तरह से देवघर में देखा मैंने कि इवन पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजे के बारे में लोग गुणगान उस समय भी करते हैं जब उनके बेटे ने अपराध किया हो। अगर वो कभी टीवी छीन के ले आता हो किसी दुकान से, तो मैंने देखा है उसके बारे में अच्छी बातें करते हुए कि हमारा बेटा आजकल बड़ा तेज हो गया है, बड़ा होशियार हो गया है, बहुत सयाना हो गया है, गया और छीन के ले आया। ये हमें कहीं नहीं ले जाएगी सिवा पतन के। इस तरह की चीजें धन संपदा का अधिकार मैं देखता हूं। आप देखिए धीरे धीरे देवघर समाज में शादी ब्याह कैसी होती थी। 1960-70 के दशक तक बारातियों का स्वागत अधिक से अधिक केवल छिड़काव से, गुलाब जल के छिड़काव से और पान और अबीर से हुआ करता था। अब क्या हो रहा है? फटका झाड़ी का बजट मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी शादियों के बजट से ऊपर है। लगन पड़ने का बजट, जनेऊ में तो कमाल हो जाता है। मतलब आप लोगों को खिलाते ही अच्छी बात है, लेकिन इतना बना देते हैं कि लोगों को खिलाने के बाद भी फेंका जाए, जमीन में गाड़ा जाए। हमने इसको भी प्रतिष्ठा का विषय मान लिया है। जो बच्चे इस भंडारों में जाते हैं, जो इस भंडारों की चर्चा सुनते हैं, आप यकीन मानिए उनके बारे में बड़ा होने का, अच्छा बनने का, सफल होने का कौन सा पैमाना होगा? देश में, हमारे देवघर में ऐसे अनेक मैं समझता हूं कि विद्यार्थी हैं जो अच्छा कर सकते थे, लेकिन इस वातावरण की वजह से, इस सामाजिक गिरावट की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए, गलत सोहबत का शिकार हुए और इस तरह की चीजों में फंस गए। मैं मानता हूं कि केवल यही कारण नहीं है, आर्थिक कारण भी है। ज्यादातर अभिभावक
मंदिर पर या छोटे मोटे कृषि पर निर्भर अभी भी करते हैं, और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ज्यादातर देवघर समाज के लोग, और इसलिए उनको हतोत्साहित होना पड़ता है, और वो फिर या तो अपने व्यवसाय में ही आ जाते हैं या छोटा मोटा काम पकड़ के ही खुश हो जाते हैं। समृद्ध घराने भी अब बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। वो चाहते तो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं, बहुत दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन वहां भी उनका लगाव तुरंत धन पर है, और इस तरह से हमारे बहुत सारी प्रतिभा इससे चूक जाती है। लेकिन मैं सबसे बड़ा कारण अगर देवघर का शिक्षा में पिछड़ापन का मानूंगा तो वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल तक बीए की सुविधा देवघर में थी। 1970 के दशक में 80 तक लगभग केवल बीए ही देवघर में पढ़ सकते हैं। एमए के लिए आपको निकटतम भागलपुर जाना पड़ता था, या पटना जाइए, कलकत्ता जाइए, दिल्ली जाइए। सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उच्च शिक्षा की सुविधा देवघर में नहीं के बराबर थी। लेकिन यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप ही के समीप, हमारे ही समीप मोतिया डुमरिया है, वहां भी हमारे ही तरह के लोग रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि वहां के हर एक घर से आईएएस या आईपीएस है? क्यों होता है? अगर हम उसका एक थोड़ा सा भी छोटा सा भी अध्ययन करेंगे, यहाँ तक कि गुड़िया में, जो देवघर से ही दूर में एक गांव है, देवघर के ही लोग गुड़िया में और अलग अलग गांवों में बसे हैं, उनका शिक्षा का स्तर भी वहां की संख्या के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो कुछ तो वजह होगी जो कि वहां के समाज में पढ़ने लिखने के बारे में जरूर हमसे ज्यादा सजगता होगी, हमसे ज्यादा वो प्राथमिकता में पढ़ाई लिखाई को रखेंगे। अब सवाल उठता है कि हम शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाएं, जो कि देवघर फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा सपना है। इसको मैं दो तरह से बांटता हूं, एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मेरा है सबसे पहला कि प्रतिभा की खोज करें। सब कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकता जिसको हम सफलता मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि हर एक के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा है, और वो अपनी प्रतिभा में सफल होगा ही अगर वो उसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन सभी आईएएस तो नहीं बन सकते। तो वो लोग जो जिसके लिए उनके अंदर प्रतिभा है, अगर उसकी पहचान स्कूल स्तर पर हो जाए तो उनके ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको ये पहले पता लगना ही कि उनके अंदर प्रतिभा है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर कोई विद्यार्थी ये समझता है कि उसको किसी ने कहा है कि तुम प्रतिभाशाली हो, और अगर वो किसी सक्षम व्यक्ति ने और विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा है कि तुम प्रतिभाशाली हो, तो यकीन मानिए वो उस दिन से बदल जाता है। वो उस दिन से और ज्यादा श्रम करने लगता है, उस दिन से और ऊंचे ख्वाब देखना शुरू कर देता है और उसके लिए मेहनत करने लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो देवघर में प्रतिभा है, हर एक विद्यालय में होगी, हर एक महाविद्यालय में होगी। क्या हम ऐसा कुछ कंपटीशन या इस तरह के मंच हम उनको दे सकते हैं जो कि 3-4 चरणों में हमें यह मालूम पड़ जाए कि यह प्रतिभा बिल्कुल विलक्षण है और औरों से अलग है। दूसरा, कैरियर गाइडेंस। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को देवघर में कैरियर के बारे में बहुत कम पता है। ये पूरी दुनिया के बारे में भी सच है, लेकिन देवघर के बारे में और भी सच है कि केवल इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस यही हमारे लिए एक कैरियर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ये सब कैरियर बहुत ऑब्सोलीट हो गए हैं। नए नए कई कैरियर आए हैं जिसमें आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ जरूर इसमें आगे आए और इस तरह के विद्यार्थियों को सेमिनार के माध्यम से, फेयर के माध्यम से और किसी तरह के प्रोग्राम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को गाइडेंस दें। तीसरी बात है कि देवघर में पैसे की कमी तो नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं और उनको ये भी मन है कि वो अपने पैसे का सदुपयोग भी करें, उनके पैसे से लोगों को लाभ भी पहुंचे। लेकिन उनको यही नहीं लगता है कि वो उनके पैसे से कोई लाभ पहुंचेगा भी या व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना समय या अपना पैसा व्यर्थ बर्बाद होने के लिए नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम उनको कन्विंस करें, ऐसे विद्यार्थियों को उनके सामने लाएं, तो मेरा ये अनुमान है कि बहुत सारे लोग सामने आएंगे और अगर आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो लोग करेंगे। चौथा शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि कोचिंग सेंटर देवघर में बने।
जो बैंकिंग अधिकारियों के लिए और IAS IPS ऑफिसर्स के लिए, सेना में भर्ती के लिए, कई ऐसे काम के लिए कोचिंग करें। और हो सकता है कि जो बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अगर ये भरोसा दिया जाए कि यहाँ विद्यार्थी मिलेंगे और यहाँ वो आर्थिक रूप से उनका प्रोजेक्ट वायबल होगा, तो कोचिंग सेंटर की स्थापना जो बाहर सफल कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट टर्म से बहुत दिन काम नहीं चले, हमें लॉन्ग टर्म, लंबी दीर्घावधि का हमें कुछ और भी उपाय सोच के रखने पड़े, जैसे स्कूलों और महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अब देवघर फाउंडेशन कोई सरकार तो है नहीं कि हमारी बात कोई मानेगा, उल्टे हमारे दुश्मन बनेंगे। लेकिन अगर हम सरकारी उपक्रमों की सहायता लें, हम DM से बात करें, हम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर से बात करें, और एक असिस्टेंट्स के रूप में हम उनके मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर्स नहीं, उनको असिस्ट करने के रूप में अगर हम कुछ भूमिका वहां दे पाए, तो निश्चित रूप से स्कूलों में और महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी तभी तो विद्यार्थियों को वो सारे बेसिक कंसेप्ट मालूम होंगे जो कि बाद में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में उनके लिए उपयोगी होंगे। जो अच्छे शिक्षक हैं, हमारे स्कूलों में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हम क्यों इंतजार करते हैं कि भारत सरकार हमारे स्कूल के शिक्षक को, देवघर के शिक्षक को जब सम्मानित करेगी तब हम देवघर वाले उनके ऊपर बहुत ज्यादा टूट पड़ेंगे और रोज सम्मानित करेंगे। अरे पहले हम तो सम्मानित कर लें। अगर हम पहले सम्मानित कर ले और हमारे सम्मानित किए हुए शिक्षकों को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, तब ने कहा जाएगा कि हमने अपना काम ढंग से किया है। सरकार फिल्टर करती है, शिक्षा व्यवस्था विभाग फिल्टर करे, उसके बाद हम उसको मान लें, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो हमें ये, चाहे वो RL श्राफ स्कूल हो, गोवर्धन विद्यालय हो, R मित्रा हो, विनोदानंद झा कॉलेज हो, चाहे देवघर कॉलेज हो, सत्संग कॉलेज हो, महिला महाविद्यालय हो, चाहे और भी कोई स्कूल हो, क्या वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं है? हम उन अच्छे शिक्षकों की अगर पहचान करें तो जो और शिक्षक हैं उनके लिए एक आदर्श होगा। आज सरकारी स्कूलों में आदर्श कौन है? जो कम से कम पढ़ाए और अधिक से अधिक लोकप्रिय हो जाए, अधिक से अधिक ताकतवर हो जाए, और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने अच्छे शिक्षकों को जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, उनके प्रति तो हम उपेक्षित रखते हैं। ये तो उनका काम ही, वो तो करेंगे, ऐसा सोच के हम उनको छोड़ देते हैं। वजह ये होती है कि फिर दूसरे लोग देखते हैं कि ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कौन इनको पूछ रहा है, कौन इनकी प्रतिष्ठा दे रहा है, तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने की। तो वो उस चौधरी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो स्कूल में दबदबा बनाने के लिए अपना काम करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने में नहीं। लेकिन जब हम ऐसे प्रतिभाशाली शिक्षकों, ईमानदार शिक्षकों, नवाचार करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक उन शिक्षकों के प्रति आकर्षित होंगे और उनसे प्रेरित होंगे। ऐसे कई शिक्षक हैं जो प्राइमरी स्तर पर होंगे, उनको भी हम देखें कि उसमें कितने में पोटेंशियल्स है कि वो हायर एजुकेशन में पढ़ा सकें और उच्चतर कक्षाओं में जा सकें। उनको अगर हम कुछ सुविधा दे सकें, प्रशिक्षण दे सकें, उनका सम्मान कर सकें, उनको काउंसिल कर सकें, तो ये भी आने वाले समय में हमारे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। देवघर के ज्यादातर प्रतिभाशाली विद्यार्थी दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद उनको सच से सामना उनका होता है कि जैसा वो देवघर से सोचते थे वैसा दिल्ली में नहीं है। वो समझते थे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उनको ऐसे विद्यार्थियों से यह सामना होता है जिनके बारे में उनको अब लगने लगता है कि 2-3 साल और मेहनत करूंगा तब शायद इसके कंटेंट के आसपास मैं पहुंच पाऊंगा। लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है। गार्जियंस, उनके पेरेंट्स बहुत दिनों तक उनको यहाँ रख नहीं दे सकते। ज्यादातर विद्यार्थियों को तो दिल्ली आने के बाद ही शादियों का इतना प्रेशर आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी तो यहाँ बिना पढ़े ही वापस हो जाते हैं, जो कि एक दुखद संयोग है। तो क्या दिल्ली में कुछ व्यवस्था हो सकती है जो ऐसे विद्यार्थी यहाँ आए, उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, कम से कम रहने की सुविधाएं दी जाए, बाकी खाने पीने की और कोचिंग करने की सुविधा तो वो अपने आप जुटा लेंगे। ऐसा भी कुछ सुविधा, जब दिल्ली में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग सब रहते हैं, क्या सम्मिलित प्रयास से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं उनको यहाँ पहले कुछ समय, कम से कम 1 महीना 2 महीना ही एक सहज पारिवारिक वातावरण मिले, ऐसे लोगों के पास उनको रखा जाए
जो उनकी प्रतिभा को सही तरह से समझ पाए और उनको बता पाए कि जो लक्ष्य आपने रखा है उसके लिए आप कितना उपयुक्त हैं, या आप जिसके लिए उपयुक्त हैं वो लक्ष्य कोई और है। ऐसी बातें संभव हैं। कई और उपाय हो सकते हैं, मैं सारे उपाय नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इतना बड़ा थिंक टैंक आपने रखा है, बहुत अधिक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और मेरे ख्याल से जब ये श्रृंखला आप समाप्त करेंगे तो एक समेकित मेरे ख्याल से सूची आपके पास होगी जिसमें कि आप आने वाले समय में उस पर काम कर सके। मेरे हिसाब से जिसमें और जो अन्य उपाय हैं वो है देवघर फाउंडेशन जैसी संस्थाएं और इससे जुड़े लोगों की प्रशंसा करना एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना। देवघर फाउंडेशन से जुड़े हुए आनंद जी, राजेश जी और सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत सफल होंगे, आपकी टांग खींचने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। आपकी सामाजिक भर्त्सना होगी, आपकी कमियां निकाली जाएंगी, आपकी एक एक खूबियों को नजरअंदाज करते हुए आप जो जो सीमाएं आपकी हैं उस पर आपको रगड़ा जाएगा। ये कहा जाएगा कि इसमें आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से कारपोरेटर बनने या डिप्टी मेयर बनने या कम से कम धर्मदक्षिणी सभा में आने के लिए आप लोग जुड़े हैं। कोई ना कोई वैश्विक इंटरेस्ट आपका है, ये आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल इसी तरह से करते भी हैं। तो और भी लोगों का विश्वास उठ जाता है कि अगर यहाँ पर है 2-4 दिन ये खूब अपनी लोकप्रियता बढ़ा लेंगे, और उसके बाद पता चला कहीं टिकट मिलेगा और उसके बाद कहाँ गया देवघर फाउंडेशन और कहाँ गया देवघर समाज। ये आलोचना आपको झेलनी पड़ेगी, हर एक को झेलनी पड़ेगी। आप कोई अपवाद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मन कड़ा करिएगा और कभी हतोत्साहित नहीं होइएगा। जैसे ही लोग आलोचना कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप सफल हो रहे हैं। अगर आप असफल हो जाएंगे तो कोई आलोचना नहीं करेगा। जैसे ही आप सफल होंगे लोग आलोचना करेगा, तो आलोचना का मतलब ये भी निकाला जाएगा कि आप अपने मुहिम में सफल हो रहे हैं। दूसरा है फंड जुटाना। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फंडिंग करनी पड़ेगी आपको, कि बहुत सारे काम आपके फंड पर डिपेंड करेंगे। संस्कृत पाठशाला बहुत ही छोटा स्थान पड़ेगा आने वाले कुछ समय में, और इसके लिए आपको कई जगह किराए पर रखने पड़ेंगे, जगह लेने पड़ेंगे जहाँ की आप बड़े बड़े काम कर सकें। इस कोरोना काल में मैं समझता हूँ थोड़ा सा ये काम आसान है। कोरोना में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो देवघर में बहुत सारे विवाह भवन हैं जो कि अभी आपको फ्री में या बहुत कम लागत पर मिल सकते हैं। थोड़ा सा कोरोना का संकट, जो भी हम 6 फीट की दूरी और सैनिटाइजेशन और मास्क इन सब सावधानियों के साथ भी कुछ कार्यक्रम देवघर में किया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर अभी अभी आप लोग 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग हैं, ये हमेशा युवा नहीं रहेंगे। आप लोगों की अपनी पारिवारिक समस्याएं मोबाइल खड़ी होंगी और धीरे धीरे आपको सामाजिक सांस्कृतिक कार्य में कम समय देना पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए भी जानता हूं कि मेरे चाचा जयनारायण खवाड़े जी अपना पूरा जीवन सामाजिक काम में लगाते थे, और उन्होंने संगीतालय की स्थापना की, गणेश कला मंदिर की स्थापना की, लेकिन घर पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। घर उनका मेरी चाची ही चलाती थी मेरे ख्याल से, और वो केवल एक बार घर आते थे दिन में खाना खाने के लिए, हाथ उनका गणेश मंदिर में ही सूखता था। ऐसे कम लोग होंगे जो इतना त्याग और इतना काम कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें नए नए लोगों को जोड़ते रहना, एक इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। आपका जोश जब खत्म हो आज से 10 साल बाद, तो उस जोश को लेने के लिए दूसरी पीढ़ी बैठन के लिए तैयार रहनी चाहिए। ये हमेशा खोज करते रहना चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव है एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना। आप अभी सितंबर के अंत में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, 3 महीना हमारे पास इसी साल का है। जो आपके कार्यक्रम तय हैं वो करते रहें, लेकिन जनवरी से दिसंबर तक के लिए कुछ बना लें कि हम क्या क्या दिसंबर तक कर सकते हैं। मेरा एक और आप लोगों से आग्रह होगा, बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं बनाएं। बहुत अधिक एनर्जी नहीं हो सकती किसी के पास भी। कार्यक्रम बनाने से पहले ये जरूर सोचें कि इससे क्या लाभ होगा विद्यार्थियों को, इससे क्या लाभ होगा देवघर के शिक्षा को, और ऐसे छटनी करते हुए कुछ कार्यक्रम बना दें। 1 महीने में एक कार्यक्रम से ज्यादा मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं हो सकता है।
ये सब सीमाएं हैं। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा कार्यक्रम करने से लोगों का जो अटेंशन है वो हट सकता है। आप अगर लगातार कोई वेबिनार ही करेंगे, तो अगर आप 7 दिन लगातार कर देंगे तो 7वें, 6ठे, 5वें दिन आप देखेंगे कि वेबिनार में देखने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। जब वार्षिक कार्यक्रम बनावे तो जरूर पहले अपना लक्ष्य बना लें, फिर क्या क्या आपके रिसोर्सेस हैं उसकी जांच कर लें, और किसको किसको दायित्व देंगे ये सूची बन जाए, और ये काम कब तक पूरा होगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोगों को रखें जो बुजुर्ग हों, वो निगरानी केवल करें कि ये काम जिन जिन को दिया गया है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप लोग, कुछ लोग इसको नेतृत्व प्रदान करें। आप लोग अपने ऊपर कोई एक काम नहीं ले। अगर आप एक काम कोई अपने लिए ले लेंगे तो जाहिर सी बात है जो और काम दूसरों को दिए हुए हैं उस पर आपका ध्यान हटेगा। इसलिए 2-4 लोग जो कि इसमें की पर्सन्स होंगे, जो कि रोज लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को मुक्त रखें। वो हर काम के लिए अपने आप को एक स्टैंड बाय के रूप में और एक फायर फाइटर के रूप में फ्री रखें, और इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत उपयोगी होगा समयबद्धता। हमें हर काम एक टाइम पर करना पड़ेगा। एक दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा वो ये कि इसको समावेशी होना है। देवघर फाउंडेशन रहे, एक खास कम्युनिटी का फाउंडेशन नहीं रहे। देवघर की शिक्षा में जो योगदान है वो पंडा समाज का तो अग्रणी है ही, हम लोगों ने लीड किया है, लेकिन हम किसी और दूसरे समाज को इससे अलग नहीं रख सकते। अगर मैं देवघर के बारे में सोचता हूं तो कई लोग जो देवघर के मारवाड़ी समाज से, बनिक समाज से, इवन मुस्लिम समाज से, उन्होंने देवघर के लिए कम योगदान नहीं किया। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, जो दर्शनिया मोड़ पर हलीम साहब का घर है, वो हलीम साहब जरूर मुस्लिम थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितने पुराने समय में पढ़े लिखे थे कि उनको अंग्रेजों ने जमींदार बना दिया था। और वो व्यक्ति कितना सेकुलर था कि रोज फूल तोड़ता था और सिंह दरवाजा पर उसकी साजी आती थी और देवघर में बाबा पर, शिव जी पर वो फूल चढ़ता था। ऐसे कई लोग हैं। हम रामेश्वर लाल सदाब जी के पुत्र को नहीं भूल सकते जिन्होंने रामेश्वर लाल सराफ बनाया। हम आर मित्रा के संस्थापक को नहीं भूल सकते जिन्होंने आर मित्रा बनाया। शिक्षा सभा जरूर हमारे अनंत बाबू ने बनाया, लेकिन उसकी आर्थिक जो उसका योगदान था वो डालमिया जी ने दिया। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उस समय संस्थाएं बनाई, और जिन प्रतिभाओं को आप अभी देवघर से बाहर या देवघर के अंदर देख रहे हैं वो इन्हीं सब संस्थाओं से निकली है, और इन्हीं सब संस्थाओं के प्रणेता ये लोग थे। हम उसका विस्मरण नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी देवघर फाउंडेशन का जो टारगेट है वो कौन है। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे विद्वान मेरे सम्माननीय लोगों को इस मंच पर स्थान दिया है, लेकिन ये सुन कौन रहा है? अगर ये आप सुन रहे हैं और मैं सुन रहा हूं तो फिर ये तो आप और हमको करीब करीब सारी बातें मालूम ही है। मेरे ख्याल से इसको सुनना है हमारे नई पीढ़ी को, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो अभिभावक हमारे देवघर में है, जिनके प्रति हमारी ये उम्मीद है कि वो अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को अंत तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों तक ये सब बातें कैसे पहुंचे, ये एक चुनौती है, लेकिन ये अपरिहार्य है। अगर हमारी बातें स्कूलों के विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचे, अगर आपका संदेश हमारे शिक्षकों तक नहीं पहुंचे, अभिभावक इस बात को नहीं जाने कि कौन कौन सी सुविधाएं और असुविधाएं हैं, तो फिर आने वाले समय में प्रतिभा परवान कैसे चढ़े। देवघर रावणेश्वर वैद्यनाथ है, और इसलिए हमारे पास दो आइडल्स हैं, एक रावण का दर्शन और एक वैद्यनाथ का दर्शन। मुझे कहते हुए कोई मेरे ख्याल से संकोच नहीं कहा हो रहा, कि विनम्रता पूर्वक मैं बोल रहा हूं कि हम में से कई रावण को अपना आदर्श मानते हैं। रावण को आदर्श मानने का मतलब है तामसिक वृत्तियों में अपने आप को बनाए रखना, अहंकार में बनाए रखना, मुझसे अतिरिक्त कोई विद्वान नहीं है, इस धारणा को पालते हुए रखना, और लोक मंगल के बारे में निश्चित रूप से सचेत नहीं रहना। वही हमारा बाबा बैद्यनाथ की परंपरा है, बाबा बैद्यनाथ का आदर्श है कि अपने लिए कुछ नहीं करना,
जो भी करना है विश्व के लिए करना है। रावण ने स्थापना जरूर की, लेकिन स्थापना की है बैद्यनाथ की, इसलिए हमारे आदर्श बैद्यनाथ ही हो सकते हैं। ये पूरी सृष्टि चाहती थी कि रावण हमारे शिवलिंग को लंका न ले जा पाए, और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया कि देवघर में रहे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज इस बैद्यनाथ मंदिर की ही वजह से हम लोग हैं। अगर ये मंदिर नहीं होता तो मेरे ख्याल से देवघर की जनसंख्या 1000 में ही रहती, अभी लाखों में अभी भी नहीं पहुंचती। और जो देवघर में आप समृद्धि देख रहे हैं, जो देवघर में आप तेज देख रहे हैं, इसमें मेरे हिसाब से बैद्यनाथ की कृपा सबसे ज्यादा है। मैं साधन से समझौता करने में विश्वास नहीं करता। देवघर को, हमारे समाज को धीरे धीरे ये जो बहुखर्चा है, ज्यादा दिखावटी खर्चा है, इससे बचना होगा। पैसा हमारे पास हमेशा सीमित ही होगा, किसी के पास लाख हो या किसी के पास करोड़ हो, हर एक समय पैसा सीमित ही होता है। अगर हम इस तरह के आयोजन में, शादी में, उपनयन में, दूसरे तरह आयोजन बहुत अधिक खर्च करेंगे जन्मदिन में, तो हम बच्चे की परवरिश के लिए निश्चित रूप से हमारे पास कम पैसे बचेंगे। तो फिर जब वो अच्छा करेगा, और अगर उसमें मान लीजिए कि कोई अच्छे कॉलेज में, अगर स्टैनफोर्ड में भेजना है, हार्वर्ड में भेजना है, आईआईएम में भेजना है, तो फिर वहां पर जब उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जब हमें देने होंगे तो हमारे कदम पीछे हट जाएंगे, जबकि इससे ज्यादा हम एक एक यज्ञ पर खर्च कर चुके हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। कोई ना कोई एक सामाजिक, मैं समझता हूँ कि एक सुधार हमारे देवघर में होना तय है। हम इन व्यक्तियों को अधिक प्रश्रय, अधिक प्रतिष्ठा देना बंद करें, जो अपने पैसे के बल पर प्रतिष्ठा चाहते हैं। उनसे हम भय कर सकते हैं, जिनके पास बाहुबल है, क्योंकि उनके पास बंदूक है तो हम भय करेंगे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा क्यों करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि देवघर में हमने इसमें कोताही की है। पिछले 50 सालों के अंदर ये समस्या और बढ़ी हुई है। अगर आप देखेंगे चंद्रदत्त द्वारी जी के टाइम में उनसे निर्धन तो कोई व्यक्ति था नहीं, लगातार वो चेयरमैन ही रहे, लेकिन तब भी उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे घर भी बना ले, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा कितनी थी। जुगर वाला से उत्साह जी, बिंदुसर झा की क्या औकात थी, वो तो एक शिक्षक थे, संगीतालय में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा क्या थी। ऐसे कई लोग हैं जो देवघर में प्रतिष्ठित थे, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास गुण था, उनके पास विद्या थी, उनके पास संस्कार था, उनके पास ज्ञान था। हमें यदि जरूरत है कि हम ऐसे लोगों की तलाश अभी भी करें और अपने बच्चों को उसके बारे में ज्यादा बताएं। ये नहीं कि उस फलाना के बारे में जो एक ही बार में 10 आदमी को मार देता है। वो हमारे विद्यार्थियों का आदर्श नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों का आदर्श वो होना चाहिए, वो जो संघर्ष की बल पर पढ़ा। आज नित्यानंद कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर्ड हुए, लेकिन वो पढ़ा कैसे, ये हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि नित्यानंद के मुकाबले में तुम्हें कितनी सुविधा मैं दे रहा हूं। एक बार वो सब सुविधा में जी के 2 दिन दिखा दो, तो पढ़ने के बाद अलग बात। आज देखिए उसका परिणाम ये है कि नित्यानंद इनकम टैक्स से रिटायर्ड हुए, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने उनको अभी भी कलकत्ता में कार्य दिया है। उनका पुत्र आईएएस बना है। ऐसे कई परिवार हैं जो संघर्षों में रहे और उन्होंने दिखाया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन नित्यानंद के पास जो आदर्श थे, क्या आज हमारे नई पीढ़ी के पास जो अभी 15 साल के हैं, क्या उनके पास ऐसे आदर्श हैं? आप जब उनकी चर्चा सुनेंगे, मैं कभी कभी देवघर जब जाता हूं तो जब पुल पर बाहर में बैठते हुए इन बच्चों की बातें सुनता हूं तो निश्चित रूप से मुझे दुख होता है, क्योंकि इनकी बातों में फिल्म, क्रिकेट, देवघर के बॉस, इसके अलावा इनकी बातों में बहुत कम, इनकी बातचीत में कोई सामान्य ज्ञान की बातें होती है, या कोई कविता कहानी की बात होती है, या इस तरह की कोई साहित्यिक चर्चा होती है। एक समाज में इस तरह का इकोसिस्टम बनना चाहिए। देवघर में ऐसा इकोसिस्टम मौजूद था। बहुत अच्छे अच्छे लोग, जैसे राजनारायण बोस लाइब्रेरी था, वो बहुत इस तरह के कार्यक्रम करते थे। दुर्गेश जी थे, दुर्गा प्रसाद खवाड़े जी थे, ऐसे कई लोग थे जो इस तरह के आयोजन करते थे और हमारे विद्यार्थी वहां जाते थे। क्या वजह है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में देवघर के विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होता? बहुत सालों में 1-2 विद्यार्थियों को होता, जबकि हम जानते हैं कि अगर वहां से विद्यार्थी पढ़े तो बहुत अधिक, मैं
चांस है, संभावना है कि वो विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को पहचाने और आगे जाएगा, क्योंकि उनके साथ और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे। लेकिन हमारा ध्यान रामकृष्ण मिशन पर नहीं है, हम उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार नहीं कराते। और ऐसे और संस्थाएं हमारे देश में खुले, हमारे शहर में खुले, इसके बारे में हम बहुत कम ध्यान देते। लेकिन अभी देवघर में बहुत सारे लोग हैं, मुझे आशा बंदी जैसे देवघर के जो पुराने मेयर खवाड़े जी, राजनारायण खवाड़े जी हैं, उनकी पत्नी अभी मेयर हैं, इन लोगों का सोच देवघर में शिक्षा के प्रति जो मुझे पता चला है बहुत अधिक पॉजिटिव है। और आप लोग जैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देवघर में अभी प्रोफेसर तारा बाबू जैसे लोग, मोतीलाल द्वारी जैसे लोग, इवन जमशेद चंडीगढ़ में बैठ के लोगू चाचा जैसे लोग देवघर के प्रति इतने अधिक संवेदनशील हैं और देवघर के लिए करना चाहते हैं। ये अच्छा समय है और आप लोगों ने लीड ली है। मेरे ख्याल से मेरी आशा है और मेरी शुभेच्छा है कि ये देवघर फाउंडेशन का ये कार्यक्रम, जिसमें कि आप देवघर में शिक्षा की दशा और दशा के बारे में जब पूरी तरह से चर्चा समाप्त करेंगे तो एक बड़ी अच्छी सूची आपके पास होगी और आप जब इस पर काम करेंगे आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय महादेव।